नमस्कार। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा खंड 19। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 19वें प्रकरण में 19वें खंड में आप सभी का मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक स्वागत करती हूँ। पिछली बार जो अनुभव कथन मैंने किया था आप सभी को पसंद आया, आपकी कमेंट्स मैंने देखी और जो छोटे छोटे वीडियोस बनाने की मैंने सोची है वो भी आपको बहुत पसंद आया। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। आज आगे चलते हैं शूलपाणी झाड़ी की तरफ। शूलपाणी झाड़ी के बारे में सबको पता है, सबने सुना हुआ है शूलपाणी झाड़ी के बारे में। एक समय ऐसा था कि शूलपाणी झाड़ी में सब कुछ लूट लिया करते थे। वहाँ जो आदिवासी गण रहते थे उनको मामा कहा जाता था और ये जो मामा लोग थे परिक्रमा वासियों से सब कुछ लूट लेते थे और इन्हीं लूट के सामान पर उनका उदर निर्वाह चला करता था। लेकिन ये बात अब पुरानी हो गई है। हालांकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण है। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें मामा क्यों कहा जाता है। हम नर्मदा मैया को माँ कहते हैं, मैया कहते हैं और उसके किनारे पर रहने वाले लोगों को माँ का भाई यानी मामा कहा जाता है। अब सोचिए, कोई मामा ऐसे ही अपने भांजों को तकलीफ़ देगा? नहीं देगा ना। उसके पीछे अगर तकलीफ़ होती है तो भी कुछ कारण होता ही है। तो ये कारण बताया जाता है कि ये मामा लोग परिक्रमा वासियों का सब कुछ लूट लिया करते थे। एक समय ऐसा आता था एक समय पहले ज़माने में ऐसा होता था। कई बार सुनने में ऐसा आया है कि इन मामा लोगों ने कपड़े तक लूट लिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी परिक्रमावासी को कोई भी शारीरिक तकलीफ इन मामा लोगों ने कभी नहीं दी और सब सामान लूट लेने के बाद भी इन परिक्रमावासियों की परिक्रमा बड़ी ही सफलता से पूरी हुई। कैसे? कहीं सुनने में आया था, जब परिक्रमा में परिक्रमावासी थे और इन मामा लोगों से मुलाकात हुई और इन्होंने सारी चीज़ें लूट ली, उसके बाद जब शूलपाणी की झाड़ी छोड़कर ये परिक्रमावासी आगे आए तब वहाँ के स्थानीय लोगों ने कपड़ों से लेकर के खाने तक जो भी जीवनावश्यक चीज़ें हैं वह सारी परिक्रमावासियों को दान में दी। इसका सीधा मतलब ये होता है कि कहीं ये एक सूचना है परिक्रमावासियों के लिए कि बेटा, जब माँ तुम्हें जन्म दे सकती है, माँ तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, तो तुमको संचय करके चीज़ें लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, कुछ भी, कपड़े भी, तब भी माँ तुम्हारा ख्याल रखती है और तुम्हें जीने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है उसका ख्याल माँ खुद रखती है। तो शायद ये आध्यात्मिक कारण इसके पीछे था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब ऐसा नहीं होता। अब लखनगिरी बाबा का बहुत बड़ा कार्य शूलपाणी के झाड़ी में हुआ, जिसके तहत आदिवासी बच्चे भी पढ़ने लिखने लगे, काम करने लगे और अब लूट मार का सिलसिला जो है वो बंद हो गया है। नमस्कार, माझं नाव आशिष भिडे। मी तुमच्यासमोर आज हा व्हिडिओ खास एका विशिष्ट कारणाकरता करतोय, ते म्हणजे डॉक्टर सुरुची नाईक यांची टिश्यू सॉल्ट थेरपी जी आहे ती मला फार उपयोगी पडली
माझा प्रॉब्लेम गेले 3 वर्षापासून ते 4 वर्षापासून ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी ही मेडिसिन घेतल्यानंतरही सॉल्व्ह झाला नव्हता. माझा प्रॉब्लेम असा होता की गुदद्वाराच्या बाहेर मला प्रचंड खंड सुटायची विविध कारणांनी. मे बी घाम आल्यामुळं असेल, आणि घाम आल्यावर खाजवल्यामुळं नखांमुळे होणाऱ्या जखमा, आणि त्याच्यामुळं असह्य पीडा, आणि खूप असा त्रास व्हायचा. आणि हा त्रास सांगायचा तरी कसा आणि सहनही कसा करायचा, ह्याचा खूप त्रास होत होता. सुरुची ताई मला ह्या नर्मदा परिक्रमा ह्या त्यांच्या ब्लॉगवर भेटल्या. त्यांच्याशी मी संभाषण सुरू केलं आणि त्यांनी मला ही टिश्यू सॉल्ट थेरपी सुरू केली. आणि त्यानंतर ही 3 महिने मी घेतल्यानंतर माझा आजार हा 99% बरा झाला. मी नक्की सगळ्यांना तुम्हाला रेकमेंड करेन की सुरुचिताईकडनं टिश्यू सॉल्ट थेरपी नक्की घ्या. त्याचा खूप फायदा झालेला आहे मला, आणि तोच तुम्हालाही व्हावा अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. आणि या सर्व गोष्टींचं श्रेय केवळ आणि केवळ सुरुचिताईंना जातं. धन्यवाद सुरुचिताई. हम शूलपानी के झाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे. भवती, गणेशपुरा और आगे आने वाले कई छोटे छोटे गांव थे. लेकिन मेरा मन आज कुछ अस्वस्थ था. मन में कई सारे विचार आ रहे थे. उसमें से एक विचार जो अब इस वक्त मुझे याद आ रहा है, आपको बताती हूँ. ऐसा लग रहा था, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन आज मुझे किसी से बात करने का मन ही नहीं हो रहा था. कहीं लग रहा था मैं अहंकार से ग्रस्त हो गई हूँ. सच में अहंकार ये सबसे बड़ा रोग है जो हर जगह पे फैला हुआ है, और ये जब जड़ता है ना, तब उसका कारण भी बिल्कुल छोटा सा होता है. इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल छोटा सा इन्फेक्शन होता है और ये बहुत बड़ा रोग लग जाता है. और शायद मुझे ये रोग तो नहीं लगा. इस तरह से कुछ विचार मेरे मन में आ रहे थे. उलट पुलट सी दिल में हो रही थी. समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है. लेकिन शाम को शायद इसका भी पता चला. हम जैसे जैसे शूलपानी की झाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपको याद दिला दूँ, शूलपानी की झाड़ी को माँ का हृदय कहते हैं, नर्मदा माँ का हृदय कहते हैं. और जब हम माँ के हृदय में प्रवेश कर रहे थे, तब मेरे दिल में हलचल होना बहुत ही स्वाभाविक था. जो छोटे मोटे विकार दिल के भीतर हो रहे होते हैं, शायद माँ के हृदय में जाने से पहले या तो उनकी जानकारी होने लगती है, या तो वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं. शायद ऐसा ही कुछ था. हम भवती पहुँचे. भवती पहुँचने के बाद एक बड़ा सा घर था, किराना दुकान था छोटा सा, और पीछे घर आगे दुकान, और वहाँ पे हमने विश्राम करने की सोची. थोड़ा दूर जा कर के पानी की व्यवस्था थी. एक हैंडपंप लगा हुआ था. वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने हाथ मुंह पैर धोए, और जब किराना दुकान के पास आए तो उन्होंने बताया कि भोजन की व्यवस्था तो है नहीं. अब क्या किया जाए. शाम तो हो चुकी थी, ना साधन की व्यवस्था थी, ना भोजन की व्यवस्था थी. अब हम वैसे के वैसे बैठे रहे. ये पहली बार हमारे साथ हुआ था कि हमें बताया गया था कि आज आपको भोजन नहीं मिलने वाला है. हम तो पकाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन साधन भी नहीं मिलने वाला है. और अचानक से पसारकर काकू को याद आया. सुबह मोनिका और मोनिका के पापा जो डब्बा लेके आए थे, उसमें कुछ रोटियां बाकी हैं. ज़्यादा भोजन उस दिन सुबह मोनिका और मोनिका के पापा लेके आए थे, और 40 किलोमीटर दूर वो हमारे लिए सुबह भोजन लेके आए थे, जो हमने गणेशपुरा में किया था. और उसमें से कुछ रोटियां बच गई थी, लेकिन सिर्फ रोटियां थी, रोटियों के साथ कुछ नहीं था. और हम पानी के साथ रोटी खाने के लिए तैयार हो गए. जितनी भी रोटियां थी हमने आपस में बांट ली. शायद एक एक रोटी सबके हिस्से में आई होंगी. और जैसे ही हमने रोटियां बांटी तो उस घर की माताजी आगे आई और बोली, थोड़ा सा बेसन है, बासी है, सुबह का है, खा लोगे. हमने कहा हाँ. उसने थोड़ा सा बेसन ला करके दिया. पता नहीं क्यों उसके ही दिल में शायद कुछ उसे लगा होगा. उन माताजी ने
बेसन के साथ साथ चावल भी ला के दिया। और इस तरह से नहीं नहीं कहते कहते हमारा उस दिन का भी भोजन प्रसादी का जो व्यवस्था उस दिन की भी थी वो भी बहुत अच्छी तरह से हो गई। ये हमारा शूलपाणी की झाड़ी का पहला दिन था। भवती जो गांव है वह शूलपाणी की झाड़ी की बिल्कुल शुरुआत में आता है। अब पहला ही दिन था और पहले ही दिन सोने की भी व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। किसी के घर के अंदर जाकर के सोना, जहाँ उनकी फैमिली रह रही है, ना वो उन्हें शायद प्रशस्त लग रहा था ना वो हमें। ठंडी वैसे तो काफ़ी थी और अब आसन कहाँ लगाया जाए। वही दुकान के सामने पहली बार खुले आकाश के नीचे हमने आसन लगवा लिया। लेकिन माता जी की कृपा है कि हमने अलाव जला लिया था और उस वजह से शायद जितनी ठंड थी उतनी हमें नहीं लगी। अब पता चल रहा था शूलपाणी की झाड़ी में जब हम जा रहे हैं तो किस तरह के बदलाव हम में भी आने वाले थे। जैसे दिल में हलचल होना, थोड़ा सा अंतर्मुखता की तरफ बढ़ना और व्यवस्थाओं में इस तरह से भी बदलाव आना। हमने तो सब मैया के ऊपर छोड़ दिया था और शूलपाणी की झाड़ी की तरफ हम आगे बढ़ने वाले थे। दूसरे दिन का इंतज़ार हम कर रहे थे। दूसरे दिन हमें क्या देखने को मिलने वाला है, किस तरह के अनुभव मैया हमारे सामने रखने वाली है। आज पहली बार हम 22 किलोमीटर चले थे, फिर भी जितनी थकान होनी चाहिए उतनी थकान हमें नहीं हुई थी। आज पहली बार हम खुले आकाश के नीचे सोए थे, लेकिन जितनी ठंड हमें लगनी चाहिए थी उतनी ठंड हमें नहीं लगी थी। आज पहली बार हमारे पास भोजन प्रसादी के लिए कुछ भी नहीं था और शायद हमें भोजन प्रसादी मिलने भी नहीं वाली थी, लेकिन मैया की कृपा रही और बहुत अच्छी भोजन प्रसादी हमें मिल गई। ये चीज़ें ऐसी थी कि जो नहीं करते करते हमारे हाथ में आ गई थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। शूलपाणी की झाड़ी का पहला दिन तो बड़ी आराम से गया था। हाँ, क्योंकि हमने भी सुना था मामा लोगों के बारे में, तो एक डर तो भीतर था ही। लेकिन आज जिस तरह मैया ने सहायता की थी, आज जिस तरह मैया ने अनुभव दिए थे, उसी के ऊपर भरोसा रख हम आगे निकल पड़े। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जा रहे थे वैसे वैसे और भी बातें सुनने में आ रही थी और भी डर बढ़ रहा था और मन कर रहा था कि क्या करें, शूलपाणी का रास्ता लेना है या बाहर से जाना है। लेकिन अब हम शूलपाणी के झाड़ी में जा चुके थे। जाते जाते हम बोरखेड़ी नाम के एक गांव में आए। वहाँ हमें रोका गया। शाम के 4 साढ़े 4 बजे हो गए। वहाँ पे भी एक छोटा सा किराना दुकान था और किराना दुकान में बाजू में ही एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स थे। हमें कहा गया आप सब लोगों के मोबाइल पूरे चार्ज कर लो, इसके बाद आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने सारे मोबाइल चार्ज कर दिए। थोड़ी देर में भजन कीर्तन पूजा पाठ सब हो रहा था। हाँ, यहाँ पे हम जो 5-7 लोग थे, हमारे अलावा और 30 से 40 लोग यहाँ पे आए हुए थे। सारे के सारे ही परिक्रमावासी थे। बाहर आंगन में मंडप डला हुआ था। घर के माताजी, घर के बच्चे बड़े ही प्यार से सबकी सेवा कर रहे थे। बड़ा ही सुसंस्कारी सुशील परिवार था जो हमारी सेवा में लगा हुआ था। लेकिन इस परिवार के बारे में, इस गांव के बारे में और यहाँ से शुरू होने वाले मार्ग के बारे में मुझे आपको एक ख़ास बात बतानी है।
आप सही समझ रहे हैं। वो ख़ास भाग में इस बात में, इस भाग में, इस प्रकरण में नहीं बताऊंगी, इस खंड में नहीं बताऊंगी, वो मैं अगले खंड में बताऊंगी। लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैं आपको ये बात बताऊंगी तब आप खुश भी होगे और माई की कृपा को लेकर आप विश्वस्त भी होगे। तो मैं क्या ऐसी बात बताने वाली हूँ आपको। बोरखेड़ी के बाद क्या हुआ, बोरखेड़ी में क्या हुआ, और इस परिवार के बारे में ऐसा क्या हो सकता है जो मैं आपको बता सकती हूँ। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं आपके कमेंट्स, आपके विचार मेरी कहानी के साथ साथ चल पाते हैं या नहीं। जल्दी ही मिलते हैं अगली खंड में, अगले प्रकरण में, अगली भाग में, और चलते हैं शूलपाणी की झाड़ी की तरफ, और भीतर ही भीतर। तब तक के लिए नर्मदे हर। एक बात और याद दिलाना चाहूँगी, आप में से कई लोगों ने वीडियो लाइक तो किए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कईयों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को लेकिन फॉरवर्ड नहीं किया है। मैं चाहती हूँ ये माता जी का प्रसाद आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से मिले, कोई इससे छूट ना पाए, और इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में आप फॉरवर्ड कीजिए और माता जी के कृपा प्रसाद का लाभ उठाइए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।